सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसएचएम के दूसरे पार्ट को लेके वापस आ गए हैं। इस वीडियो में मैं एसएचएम के आगे के थोड़े और टर्म्स डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पिछले वीडियो में मैंने एसएचएम के इक्वेशन के डेरिवेशन के बारे में बोला था। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली एसएचएम में इस्तेमाल होने वाले कुछ टर्म्स के बारे में पहले बोलूँगा, फिर उसके एसएचएम के मोशन को मैं एक सर्कुलर मोशन से भी कंपेयर करके दिखाऊंगा कि नॉर्मली एसएचएम मोशन को हम एक सर्कुलर मोशन से भी कंपेयर कर सकते हैं और उस वे में क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला टर्म है जो मैं बोलना चाहता हूँ वो है एम्पलीट्यूड। तो कोई भी एक एसएचएम मोशन में एम्पलीट्यूड उसे कहते हैं जो पार्टिकल का मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस कहलाता है। मतलब इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑसिलेशन और फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था, लास्ट लेक्चर में मैंने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एग्जाम्पल लिया था। तो सपोज स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में एक ब्लॉक के साथ ऐसे इस पोजीशन पे है, तो अगर मैं इस ब्लॉक को थोड़ा पीछे एक्सटेंड करके कंप्रेस करके छोड़ दूं तो ये एक एसएचएम मोशन परफॉर्म करेगा और इस डिस्टेंस को, मतलब उसकी मीन पोजीशन से और उसके कंप्रेस्ड पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और इसे नॉर्मली हमने जो इक्वेशन डिराइव किया था वो था y = a cos ऑफ ओमेगा टी, और इसे हम नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं y ऑफ a sin ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसे वेव फॉर्म में नोटिस करें तो हमारा कुछ जो हमारा ग्राफ आएगा वो ऐसा कुछ आएगा। तो इस ग्राफ में ये जो हमारा डिस्टेंस है इसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो मतलब उसके मीन पोजीशन से, और ये जो लाइन है मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये उसका मीन पोजीशन है पार्टिकल का। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो हमारा दूसरा जो टर्म है वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कोई भी एक एसएचएम मोशन में कोई भी एक पीरियोडिक मोशन अगर ले ले, और यहाँ पे वही पीरियोडिक मोशन एसएचएम है, तो कोई भी एक पीरियोडिक मोशन में टाइम पीरियड हम उसे कहते हैं जिस पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो पार्टिकल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। जैसे इस वाले कंडीशन में मैंने पार्टिकल को अपने मीन पोजीशन से कंप्रेस करके छोड़ दिया था, तो ये हमारा इनिशियल पोजीशन है। तो पार्टिकल जब अपना मोशन करके, मतलब मीन से होके एक्सटेंड होके फिर से मीन से होके जब इस पोजीशन पे आएगा तो उसे हम उसका वन टाइम पीरियड बोलेंगे। मतलब अगर हम इस वाले ग्राफ में देखें तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ग्राफ में दोबारा इस वाले टाइम पे आ रहा है। तो इनिशियली t = 0 पे पार्टिकल यहाँ था, और आफ्टर दिस मच ऑफ टाइम, ये जो टाइम है इसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। ये वाले टाइम को हम टाइम पीरियड बोलते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि पार्टिकल वापस से अपने उस पोजीशन पे आ जा रहा है इस टाइम के बाद। तो यही है टाइम पीरियड। तो हमारा तीसरा जो टर्म है वो है फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हम बोल सकते हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मतलब ये दोनों एक साथ बहुत ही हद तक रिलेटेड है। कि जो इनके बीच का रिलेशन है वो है μ = 1/t। तो म्यू है फ्रीक्वेंसी और t है टाइम पीरियड, ये इनके बीच का रिलेशन है। तो फ्रीक्वेंसी हम नॉर्मली उससे बोलते हैं कि मतलब एक सेकंड में पार्टिकल कितना ऑसिलेशन कर रहा है, मतलब वो एक ही रिपीटेटिव मोशन को एक सेकंड में कितनी बार कर रहा है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम एक वेव फॉर्म कंसिडर करें, सपोज ये ऐसा कुछ एक वेव फॉर्म हम कंसिडर करें, तो यहाँ पे देख रहे हैं पार्टिकल ऐसे इसका नेचर है। तो ये एक इनिशियली यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, फिर वापस यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर वापस यहाँ पे आ रहा है। तो ये वाला जो मोशन है, रिपीटेटिव मोशन, ये पार्टिकल एक सेकंड में कितनी बार कर ले रहा है उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो सपोज़ एक सेकेंड में पार्टिकल ने 2 बार
अपना साइकिल कंप्लीट कर लिया तो उसका फ्रीक्वेंसी होगा 2। तो यही है फ्रीक्वेंसी। तो हमारा जो चौथा टर्म है वो है फेज। तो पहले जो भी हम इक्वेशन लिखते हैं ये y = a ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाई समथिंग, तो ये वाला जो चीज़ है इसे हम फेज बोलते हैं। ये इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि इसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है। इसके आगे मैं जब आपको एसएचएम के मोशन को सर्कुलर मोशन से कंपेयर करके दिखाऊंगा तो मैं तब इसे बहुत अच्छे से इलाबोरेट करूंगा। फ़िलहाल अभी के लिए ये जान लेते हैं कि जो ए ऑफ साइन के अंदर जो भी ब्रैकेट में क्वांटिटी रहता है, मतलब ये पर्टिकुलरली अगर बोला जाए ये एक एंगल होगा, तो इस वाले एंगल को हम फेज़ बोलते हैं। और उसी फेज़ में ये जो फाई है इसे हम फेज़ कांस्टेंट बोलते हैं, फेज़ कांस्टेंट। और ये जो फेज़ कांस्टेंट होता है ये इनिशियली पार्टिकल के टाइम t = 0 पे पार्टिकल का मीन से क्या डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये फेज़ कांस्टेंट। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल ये मैंने जस्ट इसका टर्म इंट्रोड्यूस किया है। तो चलिए, जैसे कि मैं बोल रहा था कि मैं आपको जो एसएचएम मोशन है उसका सर्कुलर मोशन के साथ थोड़ा रिलेट करके दिखाऊंगा कि मतलब हम कोई भी एसएचएम मोशन को सर्कुलर मोशन के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम पूरा ही क्वेश्चन एसएचएम का सर्कुलर मोशन के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने एक साइन का फंक्शन बनाया जो कि हमारे इस केस में एसएचएम का इक्वेशन का ग्राफ है, मतलब y = a ऑफ साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो एक्सिस है ये टाइम का है, ये y कोऑर्डिनेट का है, मतलब ये वाले y का। तो यहाँ पे जब पार्टिकल इनिशियली इस पोजीशन पे होगा तो इस वाले सर्कल के रेस्पेक्ट में हम ये वाला लाइन से इस पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये वाला पार्टिकल अगर यहाँ पे होगा तो सर्कल में भी पार्टिकल यहाँ पे होगा। अगर सपोज पार्टिकल यहाँ पे होगा, अगर हम ऐसे एक लाइन से पैरेलल लाइन से ज्वाइन कर ले तो सर्कल में पार्टिकल यहाँ पे होगा। अगर कुछ टाइम अगर पार्टिकल यहाँ पे होगा तो सर्कल में अगर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते तो पार्टिकल यहाँ पे होगा। फिर अगर पार्टिकल इस पॉइंट में होगा तो सर्कल में भी पार्टिकल इस पॉइंट में होगा। तब हम सर्कल के रेस्पेक्ट में अगर पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ये वाले लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली मेरा इस क्यों हम ये रिलेशन में ये वाले एसएचएम की इक्वेशन को हम सर्कल के फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ताकि हमारा कुछ इजी हो, सिंपलिसिटी आए हमारे क्वेश्चन में। तो अब देखते हैं क्या ही सिंपलिसिटी आता है। तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो नॉर्मली एसएचएम का इक्वेशन होता है वो y = a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, मतलब फेज कांस्टेंट, ये वाले टर्म्स में होता है। यदि अगर हमें क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और हमें बोल दिया जाए निकालने के लिए कि फेज़ एंगल क्या होगा, तो अब हमें डायरेक्टली इस ग्राफ से तो ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यहाँ से उसका फेज़ एंगल क्या होगा। तो अगर हम उस वाले चीज़ को अगर एक सर्कल के टर्म में रिप्रेजेंट कर लें, तो अगर इस वाले पोजीशन को हम सर्कल में ड्रॉ करते हैं वो ये वाला पॉइंट होगा, और फिर अगर हम एक लाइन से उसे ज्वाइन करते हैं तो वो सर्कल के रिस्पेक्ट में इस पोजीशन पे होगा। अब हमने जो बोला था ये पार्टिकल का ये वाला लाइन मीन पोजीशन रिप्रेजेंट करता है, तो सिमिलरली सर्कल में भी ये वाला जो लाइन है वो पार्टिकल के मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हमारा फ़िलहाल पार्टिकल इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे, नॉर्मली ये ग्राफ भी कुछ ऐसे से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ पे पार्टिकल ऐसे स्टार्ट हो रहा है तो ग्राफ भी हमारा कुछ ऐसे होगा। मतलब ये 0 से स्टार्ट नहीं होके इस वाले पॉइंट से स्टार्ट होगा एट t = 0, क्योंकि हमारा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है और टाइम t = 0 से पार्टिकल हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम यही वाले चीज़ को सर्कल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये रेफरेंस लाइन से डायरेक्टली हम ये जो एंगल थीटा या हम फाई बोल देते हैं, हमारे केस में फाई है, यही होगा फाई, और इस फाई का जो वैल्यू होगा वो होगा ओमेगा टाइम्स
ओमेगा टी जो है वो है स्पीड इनटू टाइम। बेसिकली ये स्पीड इनटू टाइम है, क्योंकि ये ओमेगा जो होता है उसे हम बोलते हैं एंगुलर स्पीड। ओमेगा को हम एंगुलर स्पीड बोलते हैं और टी तो है टाइम। तो नॉर्मल हमारा जो इक्वेशन है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम से, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो स्पीड इनटू टाइम में होगा। और यहाँ पे डिस्टेंस हम एंगल के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये थीटा जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो हम इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एज वी आर रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस इन एंगल फॉर्म, thus we are using the speed also in the angular form, that is angular speed। और हम कोई भी इंस्टेंट पे बस हमें उसके एंगुलर स्पीड और इंस्टेंट मतलब उस टाइम के बारे में पता होना चाहिए, जिसके बाद हम उस पार्टिकल का पोजीशन बता सकते हैं। तो ये वाला जो केस है जिसमें मैंने एज्यूम किया कि पार्टिकल इस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में हमारा जो रेफरेंस अब हो गया है वो वाला ये वाला लाइन हो गया है। मतलब पार्टिकल का मीन पोजीशन अब हम जो एज्यूम करेंगे ये वाला लाइन एज्यूम करेंगे। फिर इसके बाद क्योंकि एट टी इक्वल टू 0 पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो सर्कल के रिस्पेक्ट में पार्टिकल भी यहाँ से स्टार्ट होगा, और एज पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पोजीशन, तो उसका हम मीन जो रेफरेंस है वो भी ये वाला लाइन एज्यूम करेंगे। तो इसके बाद जब भी पार्टिकल थोड़ा आगे जाएगा, मतलब सपोज अगर यहाँ पे पहुँचा पार्टिकल या यहाँ पे पहुँचा, तो उसके रेस्पेक्ट में हम फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिर ये लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो होगा सम थीटा, जिसका होगा ओमेगा इंटू T1। सपोज T1 टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा, और अगर T2 टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा, तो ये वाला जो θ2 होगा वो होगा ओमेगा टाइम्स T2। तो ऐसे करके हम फर्दर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पार्टिकल का पोजीशन आफ्टर टाइम t क्या होगा। और इसमें हम ये देख सकते हैं कि एज पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पोजीशन, जो इस ग्राफ में ये है, इसके रेस्पेक्ट में ये है, तो ये वाला जो चीज़ है वो फेज कांस्टेंट हमें कहलाता है। जो हमने ओरिजिनल इक्वेशन में देखा था कि y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, ये वाला जो चीज़ है ये यहाँ पे ये है, और इसे हम बोलते हैं फेज कांस्टेंट। ठीक है।